हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। देश ने जाति जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो नोटिफिकेशन है उसमें जाति जनगणना के लिए 2026 और 2027 2 वर्ष के अंदर 2 चरणों में इसकी गणना की जाएगी। देश में अब तक 2 बार जातिगत जनगणना हुई है। पहली बार 1901 में ऐसा हुआ था। इसके बाद 1931 में यानी आजादी के पहले ही जातिगत जनगणना हुई। इससे देश की सामाजिक संरचना के बारे में अहम जानकारी मिलती है। 1931 की जनगणना में ही ये सामने आया कि उस समय देश की आबादी 27 करोड़ थी और इसका 52% हिस्सा अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल जातियां थी। इसी आधार पर 1980 में मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, जिसे 1999 में लागू किया गया था। भारत में जातियों का अहम रोल है। भारत जातिवाद पर ही आधारित देश है। यहाँ की जातियों की जो जनसंख्या है वो भारत की जो राजनीति है उसकी दशा तय करती है। जिस जाति की संख्या जितनी भारी होगी वो उतना ही बड़ा फैसला इस देश की सरकारें चुनने में अपना निर्णय देती है। और जातिगत जनगणना बहुत ही लंबे समय बाद सरकार ने अब कराने को आगे कदम बढ़ाया है। इससे फायदे भी हैं और एक लंबी प्रोसेस होने की वजह से कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जनगणना के दौरान और जातीय जनगणना के दौरान आपसे किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, तो वो भी जान लीजिए। पॉपुलेशन सेंसस के दौरान करीब 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें शामिल होंगे नाम, लिंग, जन्मतिथि, शिक्षा, रोजगार, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, उपजाति, परिवार के मुखिया से संबंध, आवासीय स्थिति और प्रवास का विवरण। वैसे तो भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, जिसके जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को जमा किया जाता है। जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है, जिसे होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाला ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर करवाता है। जाति जनगणना में देश में मौजूद हर व्यक्ति से उनका नाम, लिंग, शिक्षा, आर्थिक स्थिति के साथ ही जाति का डेटा जुटाया जाता है। अभी जो होने वाली जनगणना से कोई भी भूल चूक होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। भारत में जाति लोगों की शिक्षा, नौकरी और सामाजिक पहुंच में अहम भूमिका निभाती है। यानी कि जातिगत जनगणना से जो जातियां हैं उनके विकास के लिए सही रणनीति बनाई जा सकती है और उन्हें आगे बढ़ने या उन्हें किस प्रकार का आरक्षण दिया जाना चाहिए इसकी भी रूपरेखा तय की जा सकती है। आजादी के बाद जब देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू, उन्होंने जातिगत जनगणना को बंद करवा दिया था। काफी लंबे समय तक इस जनगणना को रोकवा दिया। उनका मानना था कि देश की एकता को ये नुकसान पहुंचाती है और देश इससे मजबूती से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद सरकारों ने जाति आधारित पहचान को कम करने और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने का लक्ष्य रखा था, मगर काफी लंबे समय से वर्तमान में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही थी, जिसको कि मौजूदा सरकार ने मंजूरी दे दी है और आने वाले समय में जातिगत जनगणना को लेकर पूरे देश में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय की बात की जाए तो जातियों को लेकर सटीक डेटा होने पर ही एक मजबूत नीति देश के लिए बनाई जा सकती है। जातिगत जनगणना में जो चुनौतियां हैं उसमें जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं सरकारों के लिए जरूरी तो है, लेकिन जनगणना कराना बेहद मुश्किल रहा है। इसके साथ ही जनगणना के आंकड़े और जाति पर आधारित जो नीतियां सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दे सकती हैं। देश में हजारों जातियां हैं, उनमें भी उपजातियां हैं। ऐसे में सभी जातियों का सही तरह से वर्गीकरण करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। देश बहुत बड़ा है, विशाल है। एक ही जाति के लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति में रहते हैं। समझ रहा हो ना, एक ही जाति के जो लोग हैं उनकी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थितियां हैं, रहन सहन अलग हो जाता है, बोली चाली अलग हो जाती है और सभी के लिए समान नीति बनाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पारदर्शी दृष्टिकोण के साथ सावधानी पूर्वक योजना बनाने से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, चाहे उसमें समय लग जाए। इससे जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अंतर को कम करने वाली नीतियां भी बनाई जा सकती है। भारत में जातियां जो है वो देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। यानी यहाँ पर जो भी वोट बैंक है वो जाति पर ही आधारित है। अब देखते हैं कि जो जातिगत जनगणना होने वाली है उसमें इस बार क्या नया होने वाला है।
शायद इस बार का जो धर्म का कालम है उसमें भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये जो पहले के जो प्राचीन समय में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसमें हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया था। हिंदू को 3 वर्गों में बांटा गया था, एक हिंदू, दूसरी जनजाति, तीसरा कालम SC ST का था। इन तीनों के आधार को अलग अलग तरीके से जनगणना में लिया गया था, परंतु वर्तमान में जो योजना अपनाई जाएगी या किस प्रकार के कालम घटाए बढ़ाए जाएंगे ये आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। वीडियो में अभी इतना ही। यदि आपके इस विषय पर कोई राय है या कोई विचार है तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।